अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिनायल मैनेजमेंट को देखेंगे। कल हमने बाकी स्लाइड्स कर ली थी, ये रह गई थी और ये इसको कंप्लीट कर लेंगे आज। डिनायल मैनेजमेंट में हमने डिफरेंट डिनाइल्स, कॉमन डिनाइल्स देखे और उनमें करेक्टिव एक्शंस देखे। डिनायल बेसिकली ये होता है कि क्लेम जो है वो इंश्योरेंस एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है और पे नहीं करती। रिफ्यूजल देती है और रिफ्यूजल के रीजंस के साथ देती है। ठीक है, हम डिफरेंट डिनाइल्स को देखते हैं। हमारे पास पहला जो डिनाइल है CO16 है। Lack of information which is needed to adjudication, additional information is supplied using remittance advice remarks. इसमें यह है कि CO16 लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह रहा है और इंफॉर्मेशन जो जो रिक्वायर्ड है इस क्लेम के अंदर वो हमें कौन बताएगा? एडिशनल रिमार्क कोड होता है। CO16 के साथ और भी एडिशनल रिमार्क कोड होगा जो बताएगा कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस को क्या चाहिए। तो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो इंश्योरेंस को चाहिए होती है। जैसे ड्रग, अगर कोई इंजेक्शन है, कोई दवाई इस तरह की लगी हुई है, तो उस ड्रग का नेम होगा, उसकी डोजेज होगी कि कितनी यूनिट्स लगी हुई है, कितने कितने मिलीलीटर की वो ड्रग जो है लगी है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन बेनिफिट के रिक्वायर्ड हो सकते हैं। मेडिकल नोट्स चाहिए होते हैं, डॉक्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मेडी मॉडिफायर्स चाहिए होते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो एडिशनल रिमार्क कोड में एडिशनल इसका जो है सजेस्टेड एक्शन यही है कि सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ एडिशनल रिमार्क कोड। ERA के अंदर, EOB के अंदर वो एडिशनल रिमार्क कोड लिखा हुआ होता है जहां पे एक्सप्लेन किया हुआ होता है कि क्या रीजन जो है एग्जैक्टली है और क्या चीज एडिशनल चाहिए। अगर तो आपको वो मिल जाता है तो डेफिनेटली आप उसी के अकॉर्डिंग वो जो रिक्वायर्ड है इंश्योरेंस को वही चीज प्रोवाइड करेंगे और क्लेम को रीसबमिट कराएंगे। इनिशियल क्लेम के जो है वो ISIN के साथ एज ए करेक्टेड क्लेम। कमर्शियल इंश्योरेंस में और मेडिकेयर में हमेशा ओरिजिनल क्लेम जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं मिलता कहीं से एग्जैक्टली के रीजन क्या है, तो तब हम लोगों को इंश्योरेंस को कॉल करके एग्जैक्ट रीजन पूछना होता है। क्योंकि जब तक हमें एग्जैक्ट रीजन के क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, लैक ऑफ इन्फो में क्या इन्फो लैक करी है, जब तक वो नहीं पता होगा तो हम करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकेंगे। उसके बाद हमने देखा था डुप्लीकेट क्लेम्स। डुप्लीकेट क्लेम्स कब होते हैं? एक तो इसकी रीजन ये होती है कि क्लेम एक ही दफा जो बेसिकली आपकी सर्विस एक ही दफा रेंडर हुई है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बिल जो है दो दफा क्रिएट करके सेंड कर लो, तो वो दो दफा चला जाएगा इंश्योरेंस के पास और वो डुप्लीकेट हो जाएगा। उसमें करेक्टिव एक्शन ये है कि आप अगर देख रहे हैं कि सर्विस एक ही दफा रेंडर हुई है और दो दफा बिल हुई है, तो एक जो सर्विस जहाँ पे जो पे हो गई है उसमें पेमेंट पोस्ट कर लें और जो दूसरी है उसको आप एडजस्ट कर लें या डिलीट कर दें, क्योंकि वो बेसिकली एक ही दफा परफॉर्म हुई थी। दूसरा रीजन ये होता है कि सर्विस वाकई में दो दफा परफॉर्म हुई थी। एक ही डॉक्टर ने एक ही हॉस्पिटल में एक ही पेशेंट पे एक ही तरह की सर्विस दिन में दो दफा परफॉर्म की। इस तरह के सिनेरियो में हमेशा क्या होता है कि मॉडिफायर जाता है जो एक्सप्लेन करता है कि ये सर्विस जो है दूसरी सर्विस से डिफरेंट थी। तो इसमें हम लोग जो है सेम प्रोवाइडर और डिफरेंट प्रोवाइडर के लिए मॉडिफायर्स लिखते हैं। 76 और 77 का मॉडिफायर, ये हम मॉडिफायर लगा के सबमिट कराएंगे तो ये सेपरेटली रीइंबर्स हो जाएगी, पे हो जाएगी। थर्ड सिनेरियो ये होता है कि क्लेम जो है एक दफा डिनाई हुआ, हमने उसे रीसबमिट करा दिया, लेकिन रीसबमिट जो हम बार बार कह रहे होते हैं कि कमर्शियल इंश्योरेंस को करेक्टेड क्लेम जाता है इनिशियल क्लेम नंबर के साथ। इनिशियल क्लेम नंबर यानी फर्स्ट टाइम जो प्रोसेस हुआ है क्लेम, उसका नंबर का रेफरेंस देते हैं कि इनिशियली ये क्लेम जो है वो सबमिट हुआ था और ये डिनाई हो गया था, अब हम इसमें करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं तो इसको रिकंसिडर कर ले। तो उसमें हमें प्रीवियस जो क्लेम का है रेफरेंस नंबर देना होता है। अगर हम करेक्टेड क्लेम सबमिट नहीं कराते तो वो डुप्लीकेट हो जाता है। तो हम लोगों को उसमें करेक्टिव एक्शन यही होता है कि रीसबमिट कराते हुए हमेशा करेक्टेड क्लेम को सबमिट कराएं। फिर CO4 है, मॉडिफाइड रिक्वायर्ड है। मॉडिफाइड कैसे रिक्वायर्ड होता है कि प्रोसीजर, इसकी रीजन क्या है? एक तो हम लोगों ने प्रोसीजर जो मॉडिफाइड लगाया है वो उस प्रोसीजर कोड के साथ मतलब जा ही नहीं सकता था, इनकंसिस्टेंट था, मिसमैच था। अब ये होता है कि आपका CPT और मॉडिफायर जो है एक दूसरे से मैच करता हो, और ये चीजें मैच करती हूँ ये देखने के लिए हम क्या देखते हैं, कोडिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं। हमने देखा कि कोडिफायर, इनकोडर प्रो हमारे पास है, NCCI एडिट है। इसके अलावा कोडिंग टीम आपकी होती है, तो कोडिंग टीम से भी आप पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो कि किस CPT के साथ कौन सा मॉडिफाइड रिक्वायर्ड है, जा सकता है। ये एक तो मिसमैच की वजह से ये डिनाई आता है। दूसरा
उस सीपीटी के साथ जो मॉडिफायर जाना था लेकिन हमने साथ में भेजा नहीं, तब ये डिनाई होता है। और दूसरा केस सीपीटी के साथ जो है मॉडिफायर नहीं जाना होता और हम भेज देते हैं, तो तब ये डिनाई आता है। तो उसमें करेक्टिव एक्शन यही होता है कि जहां रिक्वायर्ड है वहां पे आप भेजें, जहां पे रिक्वायर्ड नहीं है वहां ना भेजे, और जो भेजे वो मैच करता हो, और उसके लिए हमें कोडिंग के सॉफ्टवेयर और कोडिंग टीम हेल्प आउट करेगी। फिर हमारा सबसे कॉमन डिनाइल है, जो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अगर आने वाला डिनाइल है तो ये CO22। इसमें यह है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट, वो कह रहा है कि पेमेंट एडजस्टेड बिकॉज दिस केयर मे बी कवर्ड बाय अनदर पेयर पर कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। कह रहा है कि ये सर्विसेज जो है किसी और पेयर ने कवर करनी है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट है, यानी वो कह रहा है कि बेनिफिट कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। यानी इंश्योरेंस ये कह रही है कि मैं एज प्राइमरी इसके लिए काम नहीं कर रही, प्राइमरी इंश्योरेंस इसकी कोई और है जिसको सबमिट कराया जाएगी। ये कब होता है क्लेम? एक तो हम प्राइमरी इंश्योरेंस के बजाय किसी सेकेंडरी इंश्योरेंस को बिल कर देते हैं, हमने इसकी एलिजिबिलिटी प्रॉपर नहीं देखी होती। दूसरा ये होता है कि समटाइम पेशेंट खुद ही नहीं अपडेट करा रहे होते, उनके पास दो इंश्योरेंसेस होती हैं और उन्होंने अपनी सीओबी यानी कोऑर्डिनेशन बेनिफिट इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं कर पाई होती, इसलिए दोनों दोनों ही इंश्योरेंसेस को ये ये चीज अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं उनको मैसर होती कि प्राइमरी एज ए प्राइमरी इंश्योरेंस कौन सी इंश्योरेंस काम कर रही है। फिर उसके अलावा ये होता है कि हम सेकेंडरी इंश्योरेंस को जब प्राइमरी इंश्योरेंस पे कर देती है और सेकेंडरी के लिए वो इंश्योरेंस छोड़ देती है, तो सेकेंडरी इंश्योरेंस को बिल करते हुए हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि प्राइमरी इंश्योरेंस की ईओबी के साथ सबमिट कराएं क्लेम। अगर हम प्राइमरी ईओबी सबमिट नहीं कराएंगे सेकेंडरी को, तो वो भी सीओबी का डिनायल दे देगी। करेक्टिव एक्शन यही था, एलिजिबिलिटी देखते वक्त ध्यान रखें हम लोग, प्राइमरी पेयर देखें, अगर मेडिकेयर मेडिकेड है तो उनके मैनेज केयर प्लान्स को देखें, और अगर पेशेंट ने वाकई में सीओबी, हमने दोनों इंश्योरेंसेस में देखा और दोनों इंश्योरेंस हमें ये स्टेटस नहीं बता रही कि प्राइमरी इंश्योरेंस कौन सी है, या दोनों अपने आप को प्राइमरी कह रही हैं, तो इस सूरत में हमने क्या करना है, पेशेंट को बिल करना है और उससे ये कहना है कि अपना सीओबी जो है वो इंफॉर्मेशन अपडेट कराए। 119 है, बेनिफिट मैक्सिमम फॉर दिस टाइम पीरियड हैज बीन रीच, यानी उस कैलेंडर ईयर के अंदर जो वो पेशेंट जो सर्विसेज ले सकता था डॉक्टर से, वो ऑलरेडी ले चुका है, और दोबारा अगर वो सर्विस ले ली है उसने जो पहले ले चुका हुआ था, और वो कैलेंडर ईयर में उतनी दफा ही थी, एक दफा या दो दफा या तीन दफा ले सकता था, और वो ऑलरेडी 3 दफा ले चुका हुआ है, तो चौथी दफा जब भी लेगा तो वो उसको पे नहीं होगी। लेकिन इसके लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने देखना है कि उसकी एलिजिबिलिटी चेक करके ये देखना है कि वो सर्विस कितनी दफा ले सकता है, स्पेसिफाइड सर्विस जो जो डिनाई हुई है। हम वो एलिजिबिलिटी में हमें लिखा हुआ था कि कितनी कितनी अमाउंट तक या कितनी कितनी दफा ले सकता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस क्लेम्स को कि वाकई में वो सर्विस उसने इतनी दफा ली हुई है। अगर तो जितने बेनिफिट उसको इंश्योरेंस दे रही थी वो उसने अभी नहीं लिए हुए और इंश्योरेंस स्ट्रांगली डिनाई कर रही है, तो हम रीप्रोसेस कराएंगे वो क्लेम, रीप्रोसेस रिक्वेस्ट करा के उसे पे कराएंगे। और अगर वो ऑलरेडी वाकई में ले चुका है पेशेंट कुछ सर्विसेज, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सर्विस के लिए पेशेंट को बिल कर देंगे, क्योंकि वो जितनी उसकी सर्विसेज लेनी थी वो ऑलरेडी ले चुका था और उसने एक्स्ट्रा ले ली है, तो उसके लिए पेशेंट को बिल किया जाएगा। B7 का मतलब होता है प्रोवाइडर वाज नॉट सर्टिफाइड एलिजिबल टू पे फॉर दिस प्रोसीजर सर्विसेज फॉर दिस डेट ऑफ सर्विस। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसके लिए ये रीजन हो सकता है कि उसका लाइसेंस जो है या उसकी क्रेडेंशियलिंग जो है वो एक्सपायर हो गई है इंश्योरेंस से, या अभी उसने अप्लाई किया हो लेकिन उसको अभी वो एक्टिव ना हुई हो। तो ऐसे डेट ऑफ सर्विस अगर उससे पहले उसका की रजिस्ट्रेशन या उसकी क्रेडेंशियलिंग एक्टिव होने से पहले की सर्विस है या उसकी खत्म होने के बाद की सर्विस है, वो डिनाई आ सकता है। उसके अलावा अगर लैब है, अगर कोई इससे टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं, तो क्लियर जो है क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट जो है सर्टिफिकेट एक्सपायर होने की सूरत में भी हो सकता है ये। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो डॉक्टर है जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है वो उसकी स्पेशलिटी से ही रेलिवेंट नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखना ये होता है कि हम देखते हैं जैसे मेडिकेयर अगर है तो चेन ऑफ ऑनरशिप पोर्टल है, डिफरेंट जो है वो एलिजिबिलिटी बता, वो प्रोवाइडर की जो है वो एनरोलमेंट का टाइम बताते हैं। उस तरह के पोर्टल्स में एनरोलमेंट की टाइम देखनी है और अपनी डेट ऑफ सर्विस देखनी है कि बेसिकली डेट ऑफ सर्विस हमने गलत तो नहीं बिल कर दी गई, डेट ऑफ सर्विस देखनी है, उसकी एनरोलमेंट की टाइमिंग देखनी है। फिर हमने क्या करना है कि
अगर वाकई में डॉक्टर की जो है एनरोलमेंट से पहले का या बाद उसकी खत्म होने के बाद का, एनरोलमेंट खत्म होने के बाद का क्लेम है, तो फिर तो वो क्लेम पे नहीं होगा, उसके लिए डॉक्टर को वो एडजस्ट कराना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं है, एनरोल्ड है वो डॉक्टर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रिप्रोसेसिंग करवाएंगे। CO24 क्या है? एडजस्ट पेमेंट चार्जेस, एडजस्टेड चार्जेस कवर अंडर द कैपिटेशन। कैपिटेशन एक लमसम अमाउंट है, फ्लैट अमाउंट है, जो महीने के शुरू में ही इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर को देती है लिस्ट ऑफ द पेशेंट्स के अगेंस्ट, कि ये सारे पेशेंट्स जो है इनके लिए मैं इकट्ठी आपको ये अमाउंट दे रहा हूँ, तो आपको महीने में जितनी दफा भी ये लोग विजिट करते हैं तो आप इसी के अंदर कवर कर लें। तो ये कैपिटेशन की अमाउंट होती है। कैपिटेशन हमेशा क्या होता है, कमर्शियल इंश्योरेंसेस लेती हैं, मेडिकेयर या मेडिकेड कैपिटेशन नहीं लेती। अगर मेडिकेयर या मेडिकेड की तरफ से कैपिटेशन का निर्णय हो तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करके देखते हैं कि मेडिकेयर या मेडिकेड के पास कौन सा मैनेज केयर प्लान है जो उनके बिहाफ में एज प्राइमरी पे कर रहा है, और उस प्लान को हम क्या करते हैं, क्लेम सबमिट कराते हैं। और कमर्शियल इंश्योरेंस में अगर कैपिटेशन का निर्णय आता है तो हम देखते हैं कि हमारे डॉक्टर का कैपिटेशन का एग्रीमेंट है इंश्योरेंस से। अगर उसका एग्रीमेंट है इंश्योरेंस से तो हम ये क्या करते हैं, CO24 लगा के एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी करेक्टिव एक्शन से। फिर CO27 है एक्सपेंसेस इन अकर आफ्टर कवरेज टर्मिनेशन। कवरेज टर्मिनेट होने के बाद जो सर्विसेज ली हैं, सबसे पहले तो हम ये इस तरह का अगर डिनाइल आता है तो सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ सर्विस चेक करते हैं कि हमने रॉन्ग डेट ऑफ सर्विस से तो बिल नहीं क्रिएट किया। अगर डेट ऑफ सर्विस सही है तो एलिजिबिलिटी चेक करके हम देखते हैं कि वाकई में इंश्योरेंस उस दिन इनएक्टिव थी। अगर सेम डे पे इंश्योरेंस इनएक्टिव हो रही है और डेट ऑफ सर्विस उस दिन की है तो तब भी क्लेम पे नहीं होता। ठीक है, अगर तो वो इनएक्टिव है तो फिर हम पेशेंट को बिल करके एक्टिव इंश्योरेंस पूछेंगे। अगर वो इनएक्टिव नहीं है तो हम रिप्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट करेंगे। CO100 पेमेंट मेड टू द पेशेंट इंश्योर्ड और रिस्पॉन्सिबल पार्टी को डायरेक्टली क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी ने पेशेंट को पे कर लिया। वो इस सूरत में होता है जब आपके पास प्रोवाइडर नॉन पार्टिसिपेटिंग हो, आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर की पेमेंट जो है डायरेक्टली पेशेंट्स को होती है, डॉक्टर को नहीं होती। इस सूरत में क्या करते हैं हम, वो पेमेंट पोस्ट नहीं करते बल्कि पेशेंट को बिल करते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो हमें जो है वो पे कर ले। ठीक है, COB15 है पेमेंट एडजस्टेड बिकॉज द प्रोसीजर सर्विसेज इज नॉट पेड सेपरेटली। यानी वो प्रोसीजर कोड जो आपका जा रहा है दूसरे प्रोसीजर कोड के साथ जो है बंडल्ड है, यानी ये सर्विसेज दूसरी सर्विस के साथ ही कवर कर रही है। इस तरह की सूरत में हम हमेशा क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट मॉडिफायर्स लगाते हैं, जो सेपरेट करती है, डिस्टिंग करती है डिफरेंट सर्विसेज को। ENM के लिए 25 का मॉडिफायर लगाते हैं, और नॉन ENM सर्विसेज जो होती हैं डिस्टिंग करने के लिए 59 का मॉडिफायर लगाते हैं। और ये हम क्या NCCI एडिट या इनकोडर कोडिंग के सॉफ्टवेयर कोडिंग टीम हमें इसमें हेल्प आउट कर सकती है बताने के लिए। CO29 टाइमली फाइलिंग जो है एक्सपायर हो गया। टाइमली फाइलिंग लिमिट एक्सपायर होने की रीजन ये होती है कि हम अगर क्लेम को सबमिट कराते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमारा जो फर्स्ट टाइम सबमिशन का टाइम ड्यूरेशन होता है वो टाइम निकलने के बाद सबमिट कराते हैं, या सेकेंड सबमिशन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो निकलने के बाद अगर सबमिट कराते हैं तो लेट फाइल हो जाता है क्लेम। लेकिन लेट फाइल की क्या होती है, रीजंस होती है। हम लेट फाइल क्लेम को लेट फाइल इंडिकेटर्स के साथ भी सबमिट करा सकते हैं, वो रिकंसिडर हो जाते हैं। उनकी रीजन जेन्युइन होनी चाहिए, यानी हमारी इनरोलमेंट का कोई प्रोसेस, एलिजिबिलिटी नहीं मालूम हो रही, या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज है जो डिले, लॉजिकल रीजन है, ऑथेंटिक रीजन है डिले होने की, तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो रिप्रोसेस हो जाते हैं, वरना क्लेम जो है रिप्रोसेस नहीं होते। हमारी कमर्शियल इंश्योरेंसेज मोस्टली 90 डेज का ड्यूरेशन होता है उनकी फर्स्ट टाइम सबमिशन के लिए। कुछ इंश्योरेंस का 180 डेज BCBS का होता है, और सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन फर्स्ट टाइम सबमिशन का 365 डेज जो होता है वो मेडिकेयर का होता है। ठीक है, और नॉर्मली इंश्योरेंस की रीसबमिशन के लिए 120 डेज का टाइम ड्यूरेशन होता है कि रिकंसिडरेशन वो कर लेते हैं क्लेम्स को। CO50 these are non covered services because this deemed to medical necessity। वो कह रहा है कि मेडिकल नेसेसिटी नहीं थी, यानी ये रिक्वायर्ड नहीं थी सर्विसेज जो कि प्रोसीजर परफॉर्म किया है डॉक्टर ने। ये इस सूरत में होता है जब आपके ICDs और CPDs मिसमैच्ड हों। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने ICDs को चेक करना है कि बीमारियां हमने वो लिखी हुई है जिनकी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, शायद हमने वो मिस कर दी हो, डॉक्टर ने तो हमें भेजी हो हमने मिस कर दी हो,
तो हम अपने आईसीटीज और सीपीटीज को चेक करते हैं और कोडिंग के सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इनको चेक करते हैं कि इनको किस तरह से लगाया जाए कि ये पेएबल होंगे, फिर रिसबमिट करा देते हैं। CO96 नॉन कवर चार्जेस आते हैं। नॉन कवर चार्जेस डिफरेंट टाइप के होते हैं, पेशेंट के प्लेन में नॉन कवर, डॉक्टर के प्लेन में नॉन कवर और इंश्योरेंस के प्लेन में नॉन कवर। तो अगर डॉक्टर पेशेंट के प्लेन में नॉन कवर सर्विसेज थी, उसने ले ली, तो इसके लिए पेशेंट को बिल करते हैं। डॉक्टर के प्लेन में नॉन कवर सर्विसेज थी और उसने दे दी, तो डॉक्टर जो है वो एडजस्ट करा देता है इस तरह की क्लेम। CO31 है क्लेम डिनाइड एज अ पेशेंट कांट बी आइडेंटिफाई ओवर इंश्योर्ड। अब ये है कि हमने जो क्लेम सबमिट कराया है, जो पेशेंट है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है इंश्योरेंस को, इसका ये मतलब है कि हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन भेजी है वो इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं कर रही। इसमें ये हो सकता है कि नाम की स्पेलिंग हमने गलत लिखी हो, डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हो, इंश्योरेंस की आईडी गलत लिखो, सब्सक्राइबर का नाम गलत लिखा हुआ, फर्स्ट नेम लास्ट, लास्ट नेम फर्स्ट कर लिया हो, कुछ इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं जो डेमोग्राफिक लेवल की हैं, तब ये होता है कि पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं होता। इसके अलावा ये भी रीजन हो सकता है कि हमने किसी गलत प्लेन को भेज दिया हो क्लेम, जबकि वो क्लेम किसी और प्लेन को जाना हो। तो हमने देखना है कि एग्जैक्टली हमने किस प्लेन को सबमिट कराया है, क्योंकि अगर आपकी इंश्योरेंस वो नहीं है जिसको आप सबमिट कराए, तो वो भी आपको पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो देखना है कि एग्जैक्टली क्या रीजन है। 252 अटैचमेंट चाहिए। अटैचमेंट क्या चाहिए होती है? दो तरह की अटैचमेंट ही चाहिए होती है। मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं प्राइमरी इंश्योरेंस को। सेकेंडरी इंश्योरेंस अगर ये डिनाई कर रही है तो उसको प्राइमरी इंश्योरेंस की EOB चाहिए होती है। ठीक है। 109 भी हमने CO22 की तरह का ही है कि कवर्ड बाय अनदर पेयर है, प्राइमरी पेयर कोई और है। पेशेंट इज इनरोल्ड इन मेडिकेयर एडवांटेज प्लान। पहले ही हमने कहा कि मेडिकेयर 109 का डिनाई देती है तब जब उसका मैनेज केयर प्लान होता है। तो एलिजिबिलिटी चेक करते हुए हम प्राइमरी पेयर देख लेते हैं कि प्राइमरी पेयर कौन है, हम उसको बिल कर देते हैं। अगर हमें प्राइमरी पेयर का नाम पता चल जाए लेकिन आईडी नहीं नजर आता, तो हम क्या करते हैं कि उस जैसे यूनाइटेड हेल्थ केयर हो गया, एटना हो गया, सिग्ना हो गया, कोई भी प्राइमरी पेयर आपका बता रहा है मेडिकेयर का पोर्टल, तो हम हमारे पास उसका आईडी नहीं है बेसिकली। तो वो आईडी पुल करने के लिए हम क्या करेंगे, उस इंश्योरेंस के पोर्टल पे जाएंगे, हम सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे और जहाँ पे आईडी लिखना है वहां पे मेडिकेयर का आईडी ही निकाल के हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, तो वो जो इंश्योरेंस का अपना आईडी है ना, आईडी नंबर, वो हमारे पास जो है वो निकल आएगा। ठीक है। और सेकेंडरी इंश्योरेंस की सूरत में हमने प्राइमरी की EOB करनी है, जो बार बार हम लोग करते हैं, करेक्टिव एक्शन ये है। 204 है सर्विसेज इक्विपमेंट ड्रग आर नॉट कवर अंडर पेशेंट प्लान में नहीं है अगर कवर, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को इसके लिए बिल करेंगे। ठीक है। B16 CO B16 है कि पेमेंट एडजस्टेड बिकॉज न्यू पेशेंट क्वालिफिकेशन वर नॉट मेट। हमने एज ए न्यू पेशेंट बिल क्रिएट किया, बिल सबमिट कराया, जबकि पेशेंट जो है वो एस्टेब्लिश था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट था, एस्टेब्लिश पेशेंट था। तो हम लोग ने अगर उसको न्यू पेशेंट का कोड लगाया तो वो डिनाई हो जाएगा। इसके लिए करेक्टिव एक्शन यही है कि हम पेशेंट को जो है एस्टेब्लिश पेशेंट का कोड लगाएं। और एस्टेब्लिश और न्यू पेशेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग बार बार रिपीट करते हैं कि न्यू पेशेंट वो होता है जो पहली दफा आया है या 3 इयर्स के गैप के बाद आया, यानी 3 साल के बाद 3 साल 1 दिन भी हो गया है तो वो न्यू पेशेंट है। और एस्टेब्लिश पेशेंट जो है, जो हाफ एन ऑन आता रहता है, 3 साल से 1 दिन भी कम है, तो वो एस्टेब्लिश पेशेंट कंसीडर होगा। तो ये ध्यान रखना है बिल क्रिएट करते वक्त कि न्यू पेशेंट है या एस्टेब्लिश पेशेंट है। ठीक है, ये हमारी कवर अप हो गई है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें मुझे। नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, तो ये हम लोग सारी स्लाइड्स ही कवर अप कर चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों ने कोई चीज छोड़ी है। अभी तक रिवीजन हमारी हो चुकी है। कल है और परसों का दिन है। परसों फिर जो है आपकी बेसिकली क्लास की टाइमिंग होती है, उसी में टेस्ट जो है साइन कर दिया जाएगा। ठीक है। और रिजल्ट अकॉर्डिंगली फिर HR आप सबके साथ शेयर कर लेंगे जिस तरह से ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी कुछ ह्यूमन बॉडी है, ये भी चीजें थोड़ी सी जो है वो देख लें। बॉडी स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स क्या होती है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन ये आनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं एक आध MCQs में से चीज जो है ये इसमें से भी मैंने ऐड की हुई होती है। अभी तक के जितने भी टॉपिक्स थे उनमें से किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता दें, मैं आपको समझा दें।
नहीं, जो चीजें बात अल्हम्दुलिल्लाह बताई हैं वो सारी तो समझ में आ गई। बस ये जैसे डिनाइल मैनेजमेंट में इतने सारी जबानी तो याद नहीं होते, लेकिन हम्म। ये कि टाइम बिंग ना, जैसे से बंदा काम करता रहता है तो ये कोड उसके सामने आते रहते हैं, फिर उसको याद रहता है, लिख के रख लिया, गूगल कर लिया, तो उससे अंदाजा वो तो हो जाता लिखा है कि हुआ नहीं था, दिया। उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, वो याद करने की जरूरत भी नहीं होती है। अच्छा, ये जो ईओबी होती है, ईओबी सॉफ्टवेयर में ही आ जाती है जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ये चार का, या ये मेल आती है हमारे पास ईओबी और ईआरए की? ये जो ईआरए आता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, सॉफ्टवेयर में से ही निकाल लेते हैं हम यूबी, उसकी पेमेंट की डिटेल उधर से निकल आती है। अच्छा, वो ये स्टेटस हमें देखना पड़ता होगा, स्टेटस उसका पेड आ गया तो फिर ईओबी जो है उसकी ईआरए अवेलेबल होगी? नहीं, पेड स्टेटस नहीं देखते, जब ईओबी आती है तो स्टेटस देखे बगैर आ गया होता, मतलब ईआरए आ जाता है। ईआरए तो तीसरे चौथे दिन जो है आपके सिस्टम के अंदर सारे पेड क्लेम या डिनाइल क्लेम की डिटेल्स आ जाती है, हमारे स्टेटस देखने से पहले ही आई हुई होगी। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है वो कि ये। ऑटोमेटिकली अपडेट होती है, जैसे जैसे इंश्योरेंस प्रोसेस करेगी, पे करेगी या डिनाई करेगी, वो आपके सिस्टम के अंदर जिन जिन इंश्योरेंसेस के ईडीआई सेटअप्स बने हुए होते हैं वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाती है। अच्छा, ये ईडीआई सेटअप वगैरह ये भी बिलर का काम होता है? बिलर का काम नहीं होता ये, ईडीआई सेटअप जो है आपकी क्रीडेंशियलिंग टीम बनाती है, ईडीआई टीम बनाती है, वो हम नहीं करते। अच्छा, ठीक है, मतलब ठीक बैकएंड के बेसिकली सॉफ्टवेयर के बैकएंड के काम है, इंटरफेसेस बनाना जो है वो बिलर का काम नहीं होता। बिलर सिर्फ ये नोटिफाई कराता है कि उसकी ये इंश्योरेंस है, इसकी ईओबी आ रही है तो इसका ईआरएस सेटअप होना चाहिए, आप इसका ईआरएस सेटअप बनाए। बिलर को ये फायदा होता है कि ईओबीज अगर, मतलब अगर वो थ्रू डिफरेंट ईएचआर या आपको मेल के थ्रू या फैक्स के थ्रू डॉक्टर भेज रहा है, आपको मैनुअल पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैनुअल है। पोस्टिंग है, टाइम टेकिंग है, उसमें गलतियों की गुंजाइश भी ज्यादा है। तो बिलर सिर्फ ये उसकी शार्प अप्रोच होती है कि जितने भी इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिकली पे करती हैं उनके ईडीआई सेटअप बन चुके हैं ताकि वो इजीली वो कर ले। उसको पोस्ट करने के लिए उसे मैनुअल कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट वेरीफाई क्रॉस चेक करता है और वन क्लिक करता है, वो 100 पेशेंट्स भी हों तो उनमें सिंक हो जाती है इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक। ठीक है, समझ गया। चलें ठीक है, मैं क्लोज ही ठीक। कर लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ से कोई और है नहीं, तो मैं फिर यहाँ पे आपको चीजों में कंफ्यूजन नहीं है तो फिर इसको एंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक। ठीक। थैंक यू सो ठीक है। मच। ओके।